हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे इस सीरीज में हमारी क्लास 11th का चैप्टर वेक्टर्स एंड मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर के हम लास्ट 15 साल के हर सवाल जो नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए हैं, हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे और नीट के इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट का रिविजन भी करेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपकी नीट की तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाइए। और बिल्कुल आप इस सीरीज के थ्रू आप नीट एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में 180 में 180 भी स्कोर कर पाएंगे। मैं बिल्कुल आपकी इतनी मदद करूंगा, इतना सपोर्ट करूंगा। शुरुआत करते हैं। एआईपीएमटी 2010 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कहता है 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहां पर देखें, हमको टोटल 6 वेक्टर्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ, और हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, मतलब किन दो का रिजल्टेंट कोई तीसरा वेक्टर होगा, हमें ये बताना है। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग लॉ होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरे को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इन दोनों लॉज की मदद से हम दो वेक्टर्स को ऐड किया करते हैं। हालांकि इन दोनों लॉज का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो सेम होता है। आप ट्रायंगल लॉ की मदद से दो वेक्टर को ऐड करो या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ की मदद से दो वेक्टर को ऐड करो, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होता है। लेकिन बस इन दोनों लॉ में जो ऐड करने का जो तरीका है उसमें हल्का सा डिफरेंस है, मतलब जो नजरिए का फर्क है। आप इन दोनों लॉज के थ्रू अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा फर्क रहता है अप्लाई करने के तरीके में, बट जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो सेम होता है। तो आप किसी भी एक लॉ को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी एक लॉ के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं उसके पहले मैं ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आपको मैं समझा देता हूं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीखिए कैसे इस तरह से हम अप्लाई करते हैं ना। एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो मान लिया जाए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है हमारा वेक्टर ए और मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर है बी। और मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करना। तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट आर, और ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए आप या तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो या तो फिर आप पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करें। तो मैं ट्रायंगल लॉ सिखाता हूं क्या होता है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं जिसके दो साइड्स हमारे वेक्टर्स बनाएंगे और जो थर्ड साइड होती है वो हमारी रिजल्टेंट होती है। बट जब हम इन दो वेक्टर्स की मदद से ट्रायंगल के दो साइड्स को फॉर्म करेंगे तब ध्यान रखना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे। मतलब यहां पर हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये मेरा वेक्टर ए है, इसके हेड के साथ मुझको वेक्टर बी के टेल को कोइंसाइड करना है। तो यहां पर आप देखें वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड हुआ। अब देखेंगे तो यहां पर हमारे पास दो ओपन एंड है, जो कि वेक्टर ए का टेल है एंड वेक्टर बी का हेड है। अब आपको वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ एक वेक्टर बनाना है, मतलब डायरेक्शन इसका वेक्टर बी के हेड की तरफ ही लेंगे। और ये जो हमारा थर्ड वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा रिजल्टेंट आर होगा। इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर आपको इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तब उस केस में आपको हेड टेल के कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करना है, आपको टेल टेल कॉम्बिनेशन को यूज करना है। मतलब आपको क्या करना होगा, तब आपको वेक्टर ए के टेल के साथ वेक्टर बी के टेल को कोइंसाइड करना होगा। मैं इसी की ड्राइंग बाजू में बना के दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे ये मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर ए के टेल के साथ मुझको वेक्टर बी के टेल को कोइंसाइड करना है। और जो मेरा वेक्टर बी था इसको मैं यहां पर रखूंगा सच दैट वेक्टर बी का टेल एंड वेक्टर ए का टेल दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएं। तो देखिए यहां पर कोइंसाइड कर गए। अब इन दो साइड्स की मदद से मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर ए के पैरेलल में एक लाइन बना दूं एंड बी के पैरेलल में भी एक लाइन बना दूं, तो देखिए यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अब इस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। बट कौन सा डायगोनल होगा, जो डायगोनल इनके कॉमन टेल से पास हो रहा होगा। तो ये जो आप डायगोनल देख पा रहे हैं, ये जो डायगोनल आप देख पा रहे हैं, ये जो आप डायगोनल देख पा रहे हैं, यही डायगोनल हमारी इस केस में रिजल्टेंट होगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये यही ट्रायंगल है ना। बस हमने क्या किया, नजरिए का फर्क रखा। अगर आप ट्रायंगल के थ्रू देखेंगे तो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है, और अगर आप पैरेललोग्राम के थ्रू देखेंगे तब ये पैरेललोग्राम की क्या बनेगी, ये बनेगी डायगोनल, है ना। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में किसका किसका कॉम्बिनेशन रखना है हमको, हेड टेल का, एंड पैरेललोग्राम लॉ में हमको टेल टेल की कॉम्बिनेशन को रखना होता है। और इस तरीके से हम लोग बेसिकली
रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको इस सवाल को जवाब देना है। तो देखो सवाल का जवाब कैसे देंगे, तो बोलता है b प्लस ई एफ बनना चाहिए। तो देखिए b नीचे की तरफ है, आपको इन दोनों में से किसी भी एक लॉ को यूज करना है। एक काम करता हूं, मैं पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो नाउ वेक्टर b नीचे की तरफ है, अब वेक्टर e देखिए लेफ्ट की तरफ है। तो इस केस में देखिए मुझको टेल टेल का कॉम्बिनेशन रखना है, तो वेक्टर e को बनाना है बट वेक्टर b के टेल के साथ कोइंसाइड करके। तो ये बन गया मेरा वेक्टर e। अब इन दो वेक्टर्स की मदद से जो मेरा पैरेललोग्राम बनना चाहिए उसका ये डायगोनल बनेगा कॉमन टेल से पास होने वाला। तो ये मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए। क्या मेरा f का डायरेक्शन इस तरफ है? तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। मेरा रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए था बट f किसी और तरफ है, इसके लिए ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। अब अपन ऑप्शन 2 की बात करते हैं। तो b देखिए, तो b अभी भी नीचे की तरफ है ना। ये मेरा वेक्टर b है और मुझको ऐड करना है वेक्टर c को। तो वेक्टर c मेरा किस तरफ है? राइट की तरफ है, तो मैं वेक्टर c को राइट की तरफ बना दिया। अब इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस तरफ आना चाहिए और रिजल्टेंट को f बताया गया है, लेकिन हम देखें तो f का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के ओपोजिट दिख रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब अपन ऑप्शन 3 की बात करते हैं। d प्लस c को f बनाना है, तो d मेरा वेक्टर कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है, ये मेरा वेक्टर d है और इसके साथ मुझे ऐड करना है c को। तो c देखूं तो ये राइट की तरफ है। अब इधर भी देखिए मैंने दोनों के टेल को कोइंसाइड किया हुआ है, तब इनका रिजल्टेंट इनके पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग इस तरफ आ जाना चाहिए। बट अगेन ये भी f के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। इन दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है बट हमको f उस तरफ दिया है, तो 3 भी करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ को ही करेक्ट होना चाहिए। तो मैं फोर्थ को यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको। फोर्थ में बोलता है d प्लस ई एफ होना चाहिए। तो d किस तरफ है? e ऊपर की तरफ है ना। e किस तरफ है? e है हमारे लेफ्ट की तरफ। मैं लेफ्ट की तरफ e को बना दिया है ना, मैं यहाँ पर e को बना दिया लेफ्ट की तरफ। और अगर अब इन दोनों वेक्टर्स की मदद से आप लॉ को यूज करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस तरफ आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली f का डायरेक्शन हमें उसी की तरफ ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। हम दोनों में से कोई भी लॉ को यूज करें, जो रिजल्टेंट हमको मिल रही है वो मैग्नीट्यूड भी देगी, डायरेक्शन भी देगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर हमें वेक्टर एडिशन के रूल्स को यूज करना था आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, रिजल्टेंट r की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप इस फॉर्मूले की मदद से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हैं। थीटा यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पर हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये हो गया हमारा थीटा। a एंड b हमारे वेक्टर a एंड वेक्टर b की मैग्नीट्यूड होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2010 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड हैज एक्सीलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड ईच। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। हमें एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की जानकारी है, एक्सीलरेशन की जानकारी है और बोलता है कि 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लेना है, वो ये है दैट मोशन इन 2 डायमेंशन और इन अ प्लेन इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल मोशन। मैं बोलना ये चाहता हूं कि मान लिया जाए एक बॉडी की मूवमेंट एक प्लेन में हो रही है और उस प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन मान सकता हूं। तो किसी भी बॉडी की मोशन अगर एक प्लेन में हो रही है, 2 डायमेंशन में हो रही है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब आप क्या कर सकते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब अगर एक बॉडी एक प्लेन में मूव कर रही है और इस प्लेन को अगर मैं एक्स वाई प्लेन मानूं, तो आप एक्स वाई प्लेन के अलोंग अगर बॉडी की मूवमेंट की स्टडी करना चाहते हैं, तब आप इस मोशन को ब्रेक कर दें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग। आप एक्स एक्सिस के अलोंग 1 डायमेंशन के मोशन की स्टडी करिए, वाई एक्सिस के अलोंग भी आप 1 डायमेंशनल मोशन की स्टडी करिए और दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हमें 2 डायमेंशन में मोशन की स्टडी करनी होती है, तब उसे हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं एंड उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आई कैप हमें एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन दे रहा है, जे कैप हमें वाई एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन दे रहा है ना। तो बिल्कुल इसको भी हम इसी वे में सॉल्व करेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है,
तो आई कैप का जो भी हमारा कंपोनेंट है तो कितना है यहाँ पर 3. सो 3 यूनिट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आवर पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? इट इज डेफिनेटली इक्वल टू 0.4. एंड टाइम की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है यहाँ पर? टाइम की वैल्यू हमें बताई गई 10 सेकेंड्स. तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि मुझको इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन की जानकारी, टाइम की जानकारी है, एंड हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए क्योंकि मुझे स्पीड बतानी है फाइनली क्या होगा. तो मैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालना चाहता हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन सी इक्वेशन है जिसको मैं यूज करके वी एक्स तक पहुंच सकता हूँ. तो क्योंकि एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मैं काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन की मदद ले सकता हूँ जो कहती है वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो जाएगा. अब इस फॉर्मूले की मदद से हम वी एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं. तो यू एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? इट इज इक्वल टू 3 प्लस ए एक्स की वैल्यू हमारी 0.4 इंटू टी करूंगा 10 तो 4 हो जाएगा. तो फाइनली मुझे मिल रही है 7 यूनिट्स, है ना. तो 7 यूनिट हमारी फाइनली क्या हो गई? एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो गई. अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस की. तो वाई एक्सिस के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. तो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मेरी? इनिशियल वेलोसिटी हो गई मेरी 4. एक्सीलरेशन की वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग हो गई कितनी? इट इक्वल्स टू 0.3. टाइम अगेन कितना है हमारा? 10 सेकेंड. एंड फाइनली हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैं लिख सकता हूँ यू वाई प्लस ए वाई टी. अब इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकता हूँ. तो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 0.3 इंटू 10. तो नाउ 0.3 इंटू 10 की वैल्यू 3 प्लस 4 बिकम्स हाउ मच? इट विल बी 7 यूनिट. तो अब फाइनली जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ये मेरी फाइनल वेलोसिटी बननी चाहिए, जिसको मैं लिख सकता हूं 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप. तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई. अब अगर मैं स्पीड बताना चाहता हूं तो स्पीड क्या होगी? हमारी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी. तो यहां पर मेरी स्पीड हो जाएगी v, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. अभी भी जस्ट मैंने आपको तो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, दैट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो यहाँ पर वी एक्स एंड वी वाई के बीच में एंगल कितना है? ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो थीटा 90 हुआ, cos 90 0. तो सिंपली आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर होगा. तो आर मतलब रिजल्टेंट हमारा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर मैं वी एक्स एंड वी वाई की जगह में 7 पुट करूं तो फाइनली मुझे मिलने वाला है 7√2. तो 7√2 यूनिट हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे. ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर भी है ना. अगले सवाल की तरफ चलता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी मेंस 2010 से बिलोंग कर रहा है. क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज. बहुत आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, आसान है बट हल्का कॉन्सेप्चुअल है. एकदम आराम से आप इसको निकाल सकते हैं. मैं आपको सिखाता हूं, है ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा. मान लिया जाए ये मेरी एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल को शो कर रही है, ये मेरी वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल को शो कर रही है, और हमने एक प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी यू के साथ एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, और फाइनली मेरे पार्टिकल का कुछ इस तरह का पाथ हुआ. तब इस तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड ये जो पाथ होता है ये होता है हमारा पैराबोलिक. इस पाथ को हम पैराबोलिक कहते हैं या पैराबोला कहते हैं. तो नाउ अब देखिए, जैसी आपने पार्टिकल को या फिर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, अब आपके हाथ से अगर प्रोजेक्टाइल छूट चुका है, अगर आपके हाथ से प्रोजेक्टाइल निकल चुका है ना, अब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो पा रहा है जो कि हमारी ग्रेविटी अप्लाई करेगी. नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, और तो कोई फोर्स लगा नहीं सकता. बेस प्रोजेक्टाइल पे तब तक मेरा कंट्रोल था जब तक मेरे हाथ में था ये, बट एक बार मेरे हाथ से ये छूट गया, नाउ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अब जैसा कि मैंने आपको कहा, मोशन इन 2 डायमेंशन इज इक्विवेलेंट टू 2 1 डायमेंशनल मोशन. तो यहां पर आप इस पूरे के पूरे मोशन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं. तो मैं काम करता हूं, इस वेलोसिटी की 2 कंपोनेंट ले लेता हूं. एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी यू कॉस थीटा, दूसरी कंपोनेंट हो जाएगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा, है ना. ये हो जाएगी हमारी यू साइन थीटा. परफेक्ट. नाउ अब जिस तरफ आपको एंगल की जानकारी होती है उस तरफ की कंपोनेंट में हम cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम sin थीटा मल्टीप्लाई करते हैं. ये बिल्कुल आपको पता होगा, है ना. नाउ अब अगर आप देखेंगे
तो हमारी ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है ना। एक बॉडी पे अर्थ जो भी फोर्स अप्लाई करती है और उससे जो भी हमारी एक्सीलरेशन का डेवलपमेंट होता है वो हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब इस वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट कितनी होगी? देन द आंसर विल बी 0, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं जी की हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट निकालने की सोचूं, इट विल बी फ्रॉम द सेम फॉर्मूला जी cos 90, एंड क्योंकि cos 90 0 होता है तो जी की कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ नहीं आ सकती। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ एक्सिलरेट नहीं हो सकता। द ओनली फोर्स विच वाज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या था? वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और ग्रेविटेशनल फोर्स से डेवलप्ड एक्सिलरेशन की कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है। इसका ये मतलब है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ एक्सिलरेट नहीं हो रहा, और अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ एक्सिलरेट नहीं हो रहा मतलब पार्टिकल की एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब जितनी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ थी पार्टिकल की वो हमारी फाइनली भी मेंटेन होगी। मींस एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल अपनी वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती, और इसीलिए पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करती है। जहां तक वाई एक्सिस का सवाल है, क्योंकि हमारी वाई एक्सिस की तरफ एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन पार्टिकल पे एक्ट करती है, तो वाई एक्सिस की तरफ मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्टाइल का जो मूवमेंट होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। एक्स एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन को एग्जीक्यूट करती है। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। सो नाउ अब इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए हॉरिजॉन्टल में? डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू यू cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग मोशन में कोई बदलाव नहीं है, और इसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी या जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो यू cos थीटा ही मेंटेन होगी। बट टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वी वाई की वैल्यू 0 होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास यू एक्स तो होगा, है ना, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वर्टिकल की तरफ जो वी वाई होगी उसकी वैल्यू होगी 0। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकली मूव नहीं कर रहा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होती और ऊपर की तरफ होती तो पार्टिकल और ऊपर जाता, नीचे की तरफ होती तो पार्टिकल नीचे आता, बट क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है तब हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की 0 होगी, है ना। इतनी बात हम समझ गए। अब हमको क्या बोल रहा है कि जो स्पीड की वैल्यू है मैक्सिमम हाइट में वो आधी है इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल हमें क्या गिवन है? हमें बोला है कि u cos थीटा की जो वैल्यू है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड है वो आधी है किसकी? जितनी स्पीड के साथ हमने फेंका था। बिल्कुल हमने हाफ ऑफ u कर दिया u cos थीटा को, तो u और u आपस में कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो cos थीटा को मैं cos 60 लिख सकता हूँ, बिकॉज cos 60 इज 1/2। तो अगर थीटा की वैल्यू निकालनी चाहे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 60 डिग्री। इसीलिए 60 डिग्री इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सवाल 5 सेकंड का ही था, मैंने इतना समय इसीलिए लिया आपको समझाने के लिए ताकि आपको ये बातें काफी अच्छे ढंग से समझ में आए, है ना। मेरे समय लेने के पीछे का बस यही कारण था कि आपको मैं सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझा सकूं और आप उसे समझ सकें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2010 से है, एंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल x इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, द पार्टिकल फॉलोज। तो हमको बता दें कि कौन सा पाथ के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें पूछा गया ट्रेजेक्ट्री, है ना, हमें पाथ पूछा गया है, और जो पाथ होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म y एज अ फंक्शन ऑफ x। एक ऐसा रिलेशन, अगर एक पार्टिकल मान लो एक प्लेन में मूव कर रही है तो प्लेन को उसको मैं XY प्लेन मान लेता हूं, तब उस प्लेन में एक ऐसी इक्वेशन जहां पर हमें y रिलेट कर पाए हम x के टर्म्स में। मतलब अगर हम x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स को बताएं तो हमें y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए। अ रिलेशन विच प्रोवाइड्स y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसी को ही हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, और यही हमारा पाथ होगा। इसी को ही हम पाथ कहेंगे। पाथ होगा हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा करते हैं, है ना। इसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा करते हैं, और यही हमें पूछा है। तो मुझको y और x के बीच में रिश्ता चाहिए और वो मैं निकालना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर मुझे x कितना गिवन है? a sin ओमेगा टी, एंड y गिवन है a cos ओमेगा टी। तो यहां पर एक ऐसा वेरिएबल है जो मैं नहीं चाहता,
पाथ बताने के लिए, और वो वेरिएबल कौन है, वो वेरिएबल है टाइम t। मैं चाहता हूं कि हमारे एक्सप्रेशन से t हट जाए, तभी ना जाकर के मैं x एंड y के बीच में रिश्ता लिख पाऊंगा। इसमें हमको x गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें हमें क्या गिवन है y, इसमें हमको y की जानकारी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट मैं चाहता हूं y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझको यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल आप क्या लिख सकते हैं उस इक्वेशन से, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं x बाई ए, एंड कॉस ओमेगा टी को मैं इस एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं y बाई ए। अब क्योंकि मैं टाइम को हटाना चाहता था, तो मैं काम करता हूं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करता हूं और ऐड कर देता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि अगर मैं दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करूं तो मुझे एलएचएस में मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूं और इसे इक्वेशन 2 कह दूं, तो मैं चाहता हूं 1 को स्क्वायर करूं, 2 को स्क्वायर करूं और दोनों को ऐड कर दूं। तो एलएचएस में मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दैट इक्वल्स टू 1, एंड आरएचएस में मिलने वाला है मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फाइनली से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन बिल्कुल एक सर्कल की होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है इस सर्कल की इक्वेशन होती है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अ सर्कुलर पाथ ऑप्शन 2 होगा। एक सर्कल की इक्वेशन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर मैं अदर पाथ की इक्वेशंस की बात करूं तो एलिप्स की इक्वेशन होती है, एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। सर्कल की तो मैंने आपको बता दी, पैराबोला हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसी के ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। और जहां तक स्ट्रेट लाइन का सवाल है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको हर तरह के पाथ का या फिर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और ये हमारी इक्वेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो जो इक्वेशन मिलता है हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर चूज करते हैं, और क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन मिली है तो मैंने सर्कुलर पाथ को यहाँ पर टिक किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2011 से है, एंड क्वेश्चन है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज with an initial velocity of 20 meter per second. If g equal to 10 meter per second square, the range of the missile is। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रेंज की वैल्यू थीटा पे भी डिपेंड करती है। आप किस एंगल के साथ एक पार्टिकल को थ्रो करते हो, वो एंगल भी डिसाइड करता है कि रेंज की क्या वैल्यू होगी। तो अगर आप 0 डिग्री से एंगल को बढ़ाते जाओ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को थ्रो किया है उस डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं एंगल को थीटा मानूं, तो थीटा की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे तो रेंज की वैल्यू बढ़ती जाती है। और रेंज की वैल्यू कहां तक बढ़ेगी, अप टू एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तक आपकी रेंज बढ़ती बढ़ती जाएगी, और जैसे आप 45 डिग्री रीच करेंगे आपकी रेंज हो जाएगी मैक्सिमम। एंड अब अगर आप एंगल को 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक अगेन फर्दर इंक्रीज करते हो, तब आपकी रेंज की वैल्यू में फिर कमी आने लग जाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, है ना, क्या याद रहना चाहिए कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में प्रोजेक्टाइल की रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 45 डिग्री तक अगर आप बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ेगी, 45 से 90 और एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज कम होती है। तो इससे मैं एक बात भी कंक्लूड कर पाऊंगा, एक और बात मैं यहाँ कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि ऐसे दो एंगल होने चाहिए जिन एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू सेम आएगी, एक्सेप्ट 45 डिग्री, इसके लिए तो सिंगल रेंज होगी। बट क्योंकि 45 डिग्री से कम एंगल में भी रेंज कम है और एंगल ज्यादा में भी रेंज कम है, तो डेफिनेटली सेम रेंज हमको और दो अलग अलग एंगल के लिए मिल रहे हैं कि नहीं। मतलब एक ऐसा एंगल आ रहा है जो 45 से छोटा है और एक ऐसा एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, जिनके केस में हमको सेम रेंज की वैल्यू मिलनी चाहिए फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्वियसली। तब उस केस में हमारी सेम रेंज के लिए अगर एक एंगल को हम थीटा माने तो रेंज जो हमको एंगल थीटा में मिलेगी, दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा। और रेंज की वैल्यू हमेशा सेम यू के लिए, यू नहीं बदल रही, हम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को नहीं बदल रहे, सेम यू के लिए जो रेंज हमको थीटा डिग्री में मिलेगा वही रेंज हमको 90 माइनस थीटा में भी मिलता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। खैर ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट मुझे समझाना जरूरी लगा आपके कॉन्सेप्ट को
स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट इस सवाल के लिए हमको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है। अब हमें और क्या जानकारी है, हमें u की जानकारी है दैट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो रेंज बताना है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए। फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब अगर मैं थीटा की जगह मैं यहाँ पे 45 पुट करूँ, 2 इंटू 45 विल बिकम 90, साइन 90 बिकम्स 1, एंड साइन थीटा के किसी भी एंगल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, है ना। साइन फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, और क्योंकि मुझे रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी थी तो साइन 2 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू हमने 1 ली, और यही वैल्यू 1 मेंटेन करने के लिए थीटा को हमको 45 डिग्री मेंटेन करना पड़ा। तो फाइनली u की वैल्यू हमको 20 गिवन है, तो 20 के स्क्वायर की वैल्यू 20 गिवन है, 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, g की जगह में लिख दिया मैंने 10, तो आंसर विल बी 40 मीटर। तो डेफिनेटली वो 40 मीटर तक जाकर के गिरेगा, तो आंसर इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट AIPMT प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड its velocity becomes 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, अगेन मोशन इन 2D का ही क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान से सुनना होगा इस सवाल को समझने के लिए। देखिए मैं समझा के आ रहा हूँ, एक बॉडी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रही थी। तो जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को समझने के लिए अपने राइट हैंड की तरफ लेते हैं ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ लेते हैं वेस्ट, सामने की तरफ लेते हैं नॉर्थ। यहाँ पर देखिए क्योंकि मेरा बोर्ड वर्टिकल है तो नॉर्थ आपको ऊपर दिख रहा होगा, बट ऊपर नहीं है, ऊपर नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ आपको सामने की तरफ लेना है, एंड जो साउथ है वो नीचे नहीं है, साउथ आपके पीछे लेना है आपको, है ना। तो नॉर्थ हम फ्रंट को मान रहे हैं, साउथ हम बैक को मान रहे हैं, राइट हैंड की तरफ ईस्ट ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ हम वेस्ट ले रहे हैं, है ना। ये हमारे डायरेक्शन का कन्वेंशन रहेगा। तो नाउ ईस्ट की तरफ हमारी पार्टिकल या बॉडी हमारी मूव कर रही थी, तो इस वेलोसिटी को मैं v1 मान लेता हूँ, और इस वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रही थी, 10 सेकेंड के बाद उसने क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो जा किस तरफ रही है, जा रही है नॉर्थ की तरफ, है ना। तो इसने अपने डायरेक्शन को बदल दिया नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ इसकी वेलोसिटी को मैं ले लेता हूँ v2, एंड इसकी वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बदली है, डायरेक्शन भी बदला है, इसके लिए दोनों केसेस में सिंबल को मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा। इस वेलोसिटी के लिए सिंबल मैंने लिया v1, इसके लिए लिया v2, क्योंकि दोनों अलग अलग वेलोसिटीज हैं, है ना। तो एक को मैंने v1 मान लिया, एक को मैंने v2 मान लिया। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा एवरेज एक्सीलरेशन। बिल्कुल हम जानते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी से टोटल चेंज इन टाइम को डिवाइड करें, तब हमें मिलने वाली क्वांटिटी जो होती है उसे हम कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। और चेंज इन टाइम की तो मुझे जानकारी है कि 10 सेकेंड में ये बदलाव आया था, तो डेल्टा टी को लेकर के वरीड होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी हमें डायरेक्टली गिवन है कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 10 सेकेंड है, तो डेल्टा टी तो मुझे गिवन है, मुझे निकालना है डेल्टा वी। और डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो मुझको v2 माइनस v1 निकालना है, एंड अगेन यहाँ पर मुझे करना क्या है, v2 को सब्ट्रैक्ट करना है v1 से, मुझे यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो दो वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप इसको ना v2 माइनस v1 न समझते हुए इसको आप समझेंगे v2 प्लस ऑफ माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अपनी जगह पर रहने दो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, v2 को v1 से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम v2 को माइनस v1 के साथ ऐड करेंगे, और एडिशन वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसी को हम यूज कर लेंगे। तो मैं v2 को ऐड करूंगा माइनस v1 के साथ, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आपको एडिशन करना है दो वेक्टर्स का, तब आप ट्रायंगल लॉ को भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप पैरेललोग्राम लॉ को भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप ट्रायंगल लॉ चाहते हैं या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको दोनों में से जो भी लॉ पसंद हो ज़्यादा, आप उसे फॉलो करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं पैरेललोग्राम लॉ को ही फॉलो करके इस सवाल के आंसर को देने की कोशिश करता हूँ आपको, आप समझेंगे, है ना। तो देखेंगे, तो v2 किस तरफ है, v2 ऊपर की तरफ है, तो v2 को मुझे वैसे ही रखना जैसा था, तो v2 को मैंने वैसा का वैसा बना दिया। देखिए v2 को मैंने वैसा का वैसा बना दिया, जिधर था वैसा ही बना दिया बिल्कुल। अब मेरा v1 किस तरफ था,
v1 मेरा राइट की तरफ था और मुझे चाहिए माइनस v1। तो जब भी हम किसी वेक्टर के साथ एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड में बिना बदलाव लाते हुए सिर्फ हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करते, आप सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 180 डिग्री फ्लिप कर देते हैं। तो क्योंकि मेरा v1 राइट की तरफ था, ईस्ट की तरफ था, तो मेरा माइनस v1 किधर आएगा? डेफिनेटली आएगा ये किस तरफ? वेस्ट की तरफ आएगा। और क्योंकि मैंने बोला कि मैंने एडिशन का काम मुझे करना है किस लॉ की मदद से? पैरेललोग्राम लॉ की मदद से, क्योंकि मैं उस लॉ को यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझको टेल एंड टेल को कोइंसाइड करना होगा। तो टेल एंड टेल को कोइंसाइड करते हुए मैं माइनस v1 बना देता हूं लेफ्ट की तरफ। मेरा v1 राइट की तरफ था, ईस्ट की तरफ था, तो माइनस v1 किस तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा। और ट्रायंगल लॉ यूज करते तो हेड टेल को कंबाइन करते, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे तो हम टेल टेल को कोइंसाइड करेंगे। अब मुझे बनानी है एक पैरेललोग्राम, मैंने बना दिया। अब इसका जो कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल होगा वही मेरा रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट का मतलब मेरा डेल्टा वी होगा जो मैं निकालना चाहता हूं। यही मेरा डेल्टा वी है ना? यही मेरा डेल्टा वी है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं जिनको मैं ऐड कर रहा हूं उनके बीच में एंगल कितना है, तो आप कितना जवाब देंगे? तो भैया नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में रहने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा 90 के लिए cos 90 0 है तो मैंने नहीं लिखा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए की जगह में आप v2 मान लीजिए, b की जगह में आप v1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 40। तो 40 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1600 प्लस वेक्टर बी में माइनस v1 की वैल्यू मान के चल रहा हूं, एंड माइनस v1 की वैल्यू भी 30 ही रहेगी। सो 30 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 900, दोनों का समेशन हो जाएगा कितना? 2500, रूट की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 50 मीटर पर सेकेंड मेरा डेफिनेटली डेल्टा वी की वैल्यू है। अब क्योंकि मुझे एवरेज एक्सीलरेशन पूछा गया था तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू अब आ गई। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए मेरी टोटल चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 50, और ये बदलाव आया 10 सेकेंड में। सो 50/10 हो जाएगा 5, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन 1 एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से है। अ प्रोजेक्टाइल is fired at an angle of 45 degree with the horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं समझाता हूँ सवाल क्या कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारी वर्टिकल y एक्सिस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस है। एक प्रोजेक्टाइल को किसी u स्पीड के साथ फेंका, उसने पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए अपनी जर्नी कंप्लीट की। अब प्रोजेक्टाइल को जिस एंगल से फेंका गया उस एंगल की वैल्यू हमें 45 डिग्री बताई गई है। तो कहता है कि जब हमारा प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एलिवेशन एंगल कितना था हमें बताना है। अब ये एलिवेशन एंगल क्या है मैं समझाता हूं। मान लिया जाए हमारा भी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि भैया आप जब इस प्रोजेक्टाइल को देख रहे होंगे तो जो हमारी नजर होगी वो हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही होगी। इसी एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, एंड अल्फा ही हमारा क्या कहलाएगा? एलिवेशन एंगल कहलाएगा। एलिवेशन एंगल मतलब वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, देखिए यहां पर साफ साफ बोला था एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको मैं ओ मान लेता हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। वो कितना एलिवेटेड है, मतलब किस एंगल में जाकर के वो भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक, यहां तक की बात समझ गए। अब नाउ अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूं तो काम करते कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस पॉइंट से लेकर के अर्थ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, देन डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, है ना। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक सिमेट्रिक मोशन होता है, तो इसका ये मतलब है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग की जो दूरी है, जिसे हम रेंज कहते हैं, वो दूरी का आधा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी होनी चाहिए। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली रेंज डिवाइडेड बाय 2 होनी चाहिए। अगर मैं इस पूरी की पूरी लेंथ को रेंज कहता हूं तो इस पॉइंट से लेकर के मिड पॉइंट तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। नाउ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है,
जो मैं अभी बताऊंगा आपको। खैर, अब आप इस ट्रायंगल को फॉलो करिए। मैं आपको एक ट्रायंगल शो कर रहा हूं, आप इस ट्रायंगल को शो कर देखिए। ये जो मैं ब्लू इंक यूज करके एक ट्रायंगल बनाया हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझको परपेंडिकुलर एंड बेस की जानकारी मिल रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जानकारी मिल रही है, तो मैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करना चाहूंगा? ऑब्वियसली टेन थीटा। तब उस हिसाब से मेरा टेन अल्फा कितना हो जाएगा? टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच विल बी इक्वल टू एच अपॉन आर बाई टू। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में 2h/r भी लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, याद ये होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट अपॉन रेंज की जो वैल्यू होती है वो टेन थीटा बाई 4 होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला यूज करना होगा, मैक्सिमम रेंज r का फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको h एंड r के फॉर्मूले यूज करते हुए जो भी कॉमन क्वांटिटीज है उनको एलिमिनेट करना होगा, कैंसिल करना होगा, एंड फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको टेन थीटा बाई 4 ही मिलेगा। आप इसे बिल्कुल याद रखिए, h बाई आर की वैल्यू टेन थीटा बाई 4 होती है। h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल करते करते जाएंगे तो आपको टेन थीटा बाई 4 मिलेगा, और इसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सो 2 इंटू, अब h बाई आर की जगह में लिख दिया मैंने टेन थीटा बाई 4। यहाँ पर थीटा मुझको 45 डिग्री दिया है तो मैं 45 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 तो मेरे फॉर्मूले का हिस्सा है। अब टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2/4, एंड 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 1/2 लिख सकता हूँ तो मेरा अब अल्फा कितना हो जाएगा? तो अल्फा निकालने के लिए मुझे टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, और किसका इनवर्स लेना पड़ेगा? 1/2 का। और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो मैं आंसर टिक करूंगा टेन इनवर्स 1/2। ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012 से बिलोंग कर रहा है, एंड क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ऑल राइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अरे अभी जस्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना, उसी को यूज करेंगे तो 5 सेकेंड में सवाल सॉल्व होता है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? h अपॉन आर की वैल्यू टेन थीटा बाई 4 होती है, अभी जस्ट सीखा हमने। अब सवाल में क्या कह रहा है? मैक्सिमम हाइट एंड जो रेंज है दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो भैया इक्वल है तो h एंड r इक्वल हो गए तो रेशियो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना? तो हमको क्या पूछा था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था। तो भैया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो मेरा थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन इनवर्स 4। सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012 से है। A particle has initial velocity 2 i cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 i cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 seconds will be। देखिए बिल्कुल इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा है। और जस्ट अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया था जो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में था, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में था, और एग्जैक्टली सेम वे में आपको इस सवाल को अपियर करना है। मतलब सवाल रिपीट हुआ है, खाली डेटा को बदल दिया है। बट मैं सिखा रहा हूं आपको, फिर भी आप एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं बनता है तो बन गया तो फिर आप अगले सवाल की तरफ मूव कर जाना। तो यहां पर मैंने आपसे एक बात क्या कही थी कि 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 2 1 डायमेंशनल मोशन। मैं फिर से रिपीट करूं, 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 2 1 डायमेंशनल मोशन। हम 2 डायमेंशनल मोशन के केस में 2 टाइम्स 1 डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, है ना? तब उस हिसाब से आई कैप मेरे एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, जे कैप मेरे वाई एक्सिस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात एक्स एक्सिस की करूँ तो एक्स एक्सिस के लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 0.3, क्योंकि आई कैप के साथ है। टाइम की वैल्यू हो गई हमारी 10, और हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बतानी है, मतलब मैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालना चाहूंगा। इन चारों इक्वेशन, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाली इक्वेशन है हमारी Vx इक्वल्स टू Qx प्लस AXT, और इस फॉर्मूले की मदद से मैं Vx निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगा 2 प्लस 0.3 इंटू 10, एंड डेफिनेटली इसकी वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 यूनिट्स कर देते हैं क्योंकि हमको कौन से सिस्टम में यूनिट लेना है बताया गया नहीं है, तो ठीक है 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया। सिमिलर वे में हमें
यू वाई की वैल्यू गिवन है अलोंग वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। तो यू वाई की वैल्यू होगी हमारी 3, ए वाई की वैल्यू होगी हमारी 0.2 एंड टाइम अगेन सेम है, दैट इज 10 सेकेंड, है ना। तो अब अगर मैं वी वाई निकालना चाहता हूं तो वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 0.2 इंटू 10h2 दैट इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, है ना। तो ये मेरी वी वाई की वैल्यू आ गई। तो अब हमारी वेलोसिटी के अगर मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूँ, फाइनल वेलोसिटी के अगर मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूँ, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सिंपली आ गया आंसर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 50, 50 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 5√2, तो 5√2 यूनिट्स इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, और इसीलिए मैं जाऊंगा ऑप्शन 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक ड्राइंग दिया हुआ है। तो कहता है कि पार्टिकल, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका पॉइंट ए पे इतना वेलोसिटी था, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है, अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल बट ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। और इसको लेकर के मैंने आपको जानकारी दी भी, और एक बार फिर से हम समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, मैं आपको ये बोल रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सीलरेशन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर एक्सीलरेशन की कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होती है। हमने बात सीखी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो अर्थ है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, और इसीलिए जो एक्सीलरेशन होती है वो वर्टिकल होती है, और इस वर्टिकल एक्सीलरेशन की हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट नहीं होती, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करती है। इसका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी की जो कंपोनेंट होती है उसकी ना मैग्नीट्यूड में बदलाव आता है, न तो उसके डायरेक्शन में बदलाव आता है, वो सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ हॉरिजॉन्टल में मूव करती रहती है। बट अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल जब तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता उसकी वर्टिकल डायरेक्शन मोशन अपवर्ड होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट रीच करने के बाद वो नीचे आना चालू करता है, और तब उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन के एब्सेंस में, अगर हम फ्रिक्शन और विस्कस फोर्सेस को अगर कंसिडर न करें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जिस तरह का अपवर्ड मोशन होता है एग्जैक्टली सिमिलर वे का डाउनवर्ड मोशन होता है। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होते हैं, डायरेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो अदर एस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक होते हैं। मतलब किसी एक पॉइंट में जितनी वेलोसिटी अपवर्ड होती है उसी पॉइंट में आने के दौरान सेम वैल्यू की वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगी बट वैल्यू में सेम रहेगी। जितना समय उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको ऊपर से नीचे आने के लिए भी लगता है। तो सारी बातें हमारी सेम टू सेम रहती हैं, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, वैल्यूज नहीं बदलती। मैग्नीट्यूड के आधार पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉइंट ए पे मेरी वेलोसिटी थी 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस हो गया, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस हो गया। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू एक्स में कह देता हूँ, इसकी वैल्यू 2 थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मेरा यू वाई रहा होगा उसकी वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, हमारी 3 हो गई। अब जैसे इस पॉइंट पे हमारी प्रोजेक्टाइल पहुंची तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इसके लिए वी वाई की जो वी एक्स की जो वैल्यू है ना, जो वी एक्स की वैल्यू आएगी, वी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही होगी जितनी यू एक्स थी, और इसकी वैल्यू हमारी 2 की 2 रहेगी। बट अगर मैं बात करूं वर्टिकल में वी वाई की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ डायरेक्शन बदला है बट मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, है ना, सिमेट्रिक होता है। तो क्योंकि 3 यूनिट के साथ 3 मीटर पर सेकेंड के साथ हमने ऊपर की तरफ फेंका था, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो डाउनवर्ड में उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 3 ही मेंटेन होनी चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड ही मेंटेन होनी चाहिए, पर डायरेक्शन हो जाएगा ओपोजिट। तो ऊपर की तरफ अगर मैंने वाई एक्सिस को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड की तरफ मुझे वाई एक्सिस को क्या लेना चाहिए, मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। और इसीलिए मेरी जो वेलोसिटी एट बी होगी इट विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप की बात करूं तो यहां पर मैं माइनस जे कैप कर देता हूं, है ना, तब आंसर आ गया। तो वी एक्स की जगह में 2 आई कैप प्लस माइनस माइनस वी वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3i, एंड जे कैप को रहने दो। यहां पर माइनस जे कैप शो कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन को, प्लस आई कैप शो कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को। यही हमारी इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब दिखता है।
एक्स की तरफ वेलोसिटी नहीं बदली, वाई की तरफ सिर्फ डायरेक्शन बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदली। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 में आया है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0, 6 मीटर 7 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 13 मीटर 14 मीटर एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड इज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी निकालने के दौरान हमको पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए, और वो बीच में वो कहाँ गया था हमें कोई मतलब नहीं है। पाथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होती है। तो भैया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने का क्या पाथ था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस के लिए पाथ का इंपॉर्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ का इंपॉर्टेंस नहीं होता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का इंपॉर्टेंस होता है। और इसीलिए अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये जो 2 सेकेंड वाला जो पोजीशन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मुझको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। तो भैया अगर मुझको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड की चर्चा करनी है तो t इक्वल टू 0 की मुझे पोजीशन चाहिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड की मुझे पोजीशन चाहिए, और बीच में वो पार्टिकल कहाँ था मुझे क्या मतलब है भैया, है ना। तो इसीलिए 2 सेकेंड में वो कहाँ था कहाँ नहीं था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, फालतू में दिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए? नाउ अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें आंसर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं, तो अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म्स में ही बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे कि कितनी हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस और कितनी हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए डिवाइडेड बाय टाइम चाहिए, और अगर आपको वाई एक्सिस की तरफ एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस की तरफ कितनी डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा हो, है ना। तो इस वे में हमको वी एक्स एंड वी वाई मीन्स एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिल जाएगी। तो नाउ अब देखेंगे तो t इक्वल टू 0 में जो x कोऑर्डिनेट था वो 2 मीटर था, एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो x कोऑर्डिनेट है वो 13 मीटर है। तो 0 से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में x एक्सिस के अलोंग कितना मेरा पोजीशन बदला है, तो 2 मीटर से आ गया है 13 मीटर तक। तो डेफिनेटली चेंज इन पोजीशन अलोंग x एक्सिस विल बी 13 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में? ये 0 से लेकर के 5 सेकेंड के बीच का फर्क कितना है? 5 सेकेंड का है। तो डेफिनेटली ये मेरी कंपोनेंट आ गई एवरेज वेलोसिटी की अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलर वे में हम वाई एक्सिस के लिए बात करते हैं। नाउ t इक्वल टू 0 में जो मेरा y कोऑर्डिनेट था वो 3 मीटर था, एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड में मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो 14 मीटर है। तो इस टाइम इंटरवल में y एक्सिस के अलोंग हमारी कितनी कोऑर्डिनेट का बदलाव आया है? तो 3 से अगर 14 हुआ है तो डेफिनेटली 14 माइनस 3 विल बी द चेंज इन द y कोऑर्डिनेट, दैट इज अगेन इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू अगेन 5 है, तो यूनिट हमारी होगी मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली अब अगर मुझको एवरेज वेलोसिटी बतानी ही है तो ये कितनी हो जाएगी मेरी? ये हो जाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहां पर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया दैट 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल मोशन। हम 2 डायमेंशनल मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं एंड फिर हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, है ना। तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू मेरी आई है 11/5 आई कैप एंड वी वाई की वैल्यू भी आई है मेरी 11/5 जे कैप। मीटर पर सेकंड मेरी यूनिट रहेगी और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो अब अगर मैं 11/5 को कॉमन ले लूं तो 11/5 इंटू आई के प्लस जे के बचता है, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे एंड 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014 से बिलोंग करता है एंड क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ
with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is, ठीक है, हमारा g की वैल्यू 9.8 दिया हमको अर्थ के लिए. देखो कह क्या रहा है, अर्थ में एक प्रोजेक्टाइल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंके और किसी अदर प्लैनेट में हमने उसी प्रोजेक्टाइल को 3 मीटर पर सेकंड से फेंका. किसी अदर प्लैनेट में कोई और प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, फेंक दिया हमने, बट 3 मीटर पर सेकंड से फेंका. दोनों के केसेस में जो एंगल की वैल्यू मेंटेन की गई वो सेम थी, सेम एंगल मेंटेन किया, बट दोनों की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पर डिफरेंट है. फेंकने के बाद कह रहा है कि जो उनकी ट्रेजेक्ट्री थी, जो उनका पाथ था, वो एग्जैक्टली सेम था, आइडेंटिकल था. तब दोनों केसेस में अगर अर्थ के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8 है, जो कि होती भी है, तो उस प्लैनेट के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी. तो यहाँ पर दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है. तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करना होगा. तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जानकारी है तो ये सवाल आप बहुत इजीली कर सकते हैं. एक प्रोजेक्टाइल को फेंकने के दौरान जो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ का शेप होता है पैराबोला, और उसकी इक्वेशन होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज द एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. और ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल के सेम थे, अलग अलग प्लैनेट में होने के बावजूद भी. तो क्योंकि दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो दोनों के लिए मैं सेम एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूं. और इसीलिए मैं अर्थ के लिए क्या लिखूं, सबसे पहले अर्थ के लिए लिखूंगा मैं tan, यहां पर थीटा आएगा, tan थीटा x माइनस हाफ, अर्थ के लिए g की जगह में मैं 9.8 डाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर को रहने दो, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू हमें दिया है 5 अर्थ के लिए, तो 5 के स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, एंड cos स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसा छोड़ दो. नाउ दिस इज सेम एज द ट्रेजेक्ट्री इन अनदर प्लेनेट. तो अनदर प्लेनेट के लिए थीटा तो सेम ही है, तो tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, माइनस हाफ. अब उस अदर प्लेनेट में एक्सीलरेशन को मैं a मान लेता हूं, सेम एक्स स्क्वायर अपॉन, अब मुझको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, u की जगह में यहाँ पे जो u स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो u की जगह मुझे अब 3 पुट करना पड़ेगा, और 3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, एंड cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है. अब देखेंगे मैं किस तरह से कॉमन टर्म्स या फिर फैक्टर्स को मैं एलिमिनेट करूंगा. तो ध्यान से देखेंगे, tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इंटू एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो गए. अब माइनस माइनस भी उसके बाद कैंसिल होगा, हाफ हाफ भी उसके बाद कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर भी, cos स्क्वायर थीटा भी. तो फाइनली क्या बचा, तो फाइनली बच रहा है मेरे पास LHS में 9.8 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू RHS में बचेगा a अपॉन 9, एंड फाइनली मुझे 9 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझको a की वैल्यू मिल जाएगी. सो a विल बी इक्वल टू, तो 9 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 9 जा इज 72, कैरी 7, 9 9 जा 81 प्लस 7 इज 88, तो ये 88.2 हो गया डिवाइडेड बाई 25. तो देखिए 25 3 जा 75 होता है, और 25 4 जा 100 होता है. तो क्योंकि 88.2 है, तो ऑब्वियसली डिवीजन की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, बट 4 से छोटी होनी चाहिए. तो 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू आनी चाहिए. तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 के साथ ही जाऊंगा मैं. ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है. आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, बट जरूरत नहीं है, आप जज भी कर सकते हो ऑप्शन को बिना इसको डिवाइड किए प्रॉपरली. ठीक है.